अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर। मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी तक पेट्रोलियम इंडस्ट्री और पेट्रोलियम का काफ़ी हद तक इंट्रोडक्शन हम ले चुके हैं। अब इस लेक्चर में हमने जिस बारे में बात करनी है वो है पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि पेट्रोलियम को अपने कंपोनेंट्स में या उसके फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है जिसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इससे रिलेटेड पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, पेपर में क्वेश्चन आते भी हैं। तो पहले हम इस सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, फिर उन क्वेश्चंस को डिस्कस भी करेंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं। इन सारी बातों को समझने के लिए आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने लगे हैं, पेट्रोलियम के बाद पेट्रोलियम से रिलेटेड ही अगली बात करने लगे हैं, विच इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस पे बेस करके हम बात करते हैं कि किस तरह पेट्रोलियम से हम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी अलग कर लेते हैं और उसके अलावा भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उस फ्रैक्शन को भी सेपरेट आउट कर लेते हैं। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे हमने ये बात की थी कि पेट्रोलियम में जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको अलग करने का तरीका ही ये है कि पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दो। अब हम बात करेंगे कि वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती किस तरह से है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आना ज़रूरी है, अगर नहीं आएगा तो आपको ये प्रोसेस ही समझ में नहीं आएगा कि ये किस तरह से होता है। सबसे पहले तो क्या इंपॉर्टेंट बात है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल क्या था कि ये बॉइलिंग पॉइंट पे बेस करता है। बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना ज़रूरी है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो बॉयल करने शुरू हो जाता है। बॉयल करने का मतलब है कि वो सब्सटेंस उसकी अपनी गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये होता है बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट से जब भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा अब स्टूडेंट्स, बॉइलिंग पॉइंट से जब भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसका मतलब क्या होगा कि वो जो भी कंपोनेंट है, जो भी सब्सटेंस है जिसको आपने बॉयल किया है, वो सारा का सारा गैसियस फॉर्म में ही रहेगा। लेकिन जब भी बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब है कि वो सब्सटेंस अब गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म की तरफ आ जाएगा और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात गौर से सुननी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है। जब भी कोई चीज़ गैस से लिक्विड फॉर्म की तरफ आती है तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन का प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम एक तरफ बॉइलिंग पॉइंट्स को तो देख ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे कंडेंसेशन का प्रोसेस भी हो रहा है, जिसकी वजह से फ्रैक्शंस बन रहे हैं और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पेट्रोलियम के सारे कंपोनेंट्स अलहदा होते जा रहे हैं। इनको अब हमने डिस्कस कर लेना है। यहाँ पे सबसे पहले तो आप सबको याद होगा कि मैंने बताया था पेट्रोलियम को हमने फर्नेस में हीट अप करना है, क्योंकि जो क्रूड ऑयल हमारे पास आया है उसी को हमने पेट्रोलियम कहना है, उसी को क्रूड ऑयल कहना है। इस बारे में थोड़ी सी बात आगे जाके करेंगे, लेकिन अभी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे बात कर लेते हैं। आपने उसको हीट अप करना है और इतना हीट करना है कि आपके पास जितना क्रूड ऑयल लिक्विड फॉर्म में मौजूद है वो सारा का सारा गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, फर्नेस का टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस पे करने का मकसद ये होता है कि ये वाला जो क्रूड ऑयल है ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक हो गया। क्योंकि ये सारा का सारा गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो अब इस बेसिस पे इसके अंदर मौजूद जो सब्सटेंसेस हैं, जो केमिकल्स हैं, उनकी सेपरेशन होगी। यहाँ पे अब अभी आपको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है बाकायदा तौर पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का वो नहीं दिखाया जा रहा, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ अभी कि ये प्रोसेस होता कैसे है। इसके बाद आपको कॉलम भी दिखाया जाएगा, लेकिन अभी सबसे पहला जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ना, इसको समझने की कोशिश करें। पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है, लिक्विड फॉर्म में था, हीट अप कर दिया फर्नेस में, उसको गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। 400 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिस पे ये पेट्रोलियम जो है, जो क्रूड ऑयल है, ये गैसियस फॉर्म में अब कन्वर्ट हो गए। इसके बाद इसको एंटर कर देना है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। जिस कॉलम में, जिस भी आपके पास टावर में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस हो रहा होता है उसको कहते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है, उसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर ये प्रोसेस हो रहा है। उसके अंदर आप सबने याद रखना है कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, जो कि हर कंपार्टमेंट में हर फ्रैक्शन अलग हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। जब आपको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बाकायदा तौर पे दिखाया जाएगा, जो कि ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको दिखाया गया था, तो आपको समझ लग जाएगी कि किस तरह से यहाँ पे कंपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, कैसे फ्रैक्शंस अलहदा हो रहे हैं। अब आपको ये समझ आ गया कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आपको ये भी पता लग गया कि कंडेंसेशन का मतलब है गैस से लिक्विड में वो चीज़ वापस से कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, आपके पास पेट्रोलियम है, हीटअप हो गया 400 डिग्री सेल्सियस पे, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में उसको एंटर कर दिया। अब उसमें सबसे पहली चीज जो सेपरेट करेगी उसकी डिटेल में बात करते हैं ताकि आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस समझ में आए। सबसे पहली चीज जो सेपरेट आउट हो रही है वो है फ्यूल ऑयल। ये जो मैंने जिस तरह से नाम लिखे हुए हैं ये आपने याद रखना है कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में इसी ऑर्डर में चीज़ें सेपरेट आउट होती हैं। तो ये आपका यूँ समझे कॉलम का बिल्कुल बॉटम है
और ये कॉलम का बिल्कुल टॉप है, ठीक है। बॉटम और टॉप के दरमियान में किस तरह से फ्रैक्शंस बने हुए और किस तरह उनकी सेपरेशन हो रही है वो चीज़ समझना ज़रूरी है। फ्यूल ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट है 350 से 400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस पार्ट पे कॉलम के अंदर अभी इस जगह तक जो टेम्परेचर है वो है 350 टू 400, लेकिन जैसे ही आप इस कॉलम के ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, जो आप देख सकते हैं 250 से 300 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है। अब अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो इसका मतलब है कि फ्यूल ऑयल गैशियस फॉर्म में तो नहीं रहेगा ना। दोबारा, अब अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये फ्यूल ऑयल गैशियस फॉर्म में तो नहीं रहेगा। गैशियस फॉर्म में ये कब तक रहेगा? जब तक के टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि फ्यूल ऑयल अब क्या करेगा? गैस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे क्या प्रोसेस होगा? यहाँ पे होगा कंडेंसेशन का प्रोसेस। फ्यूल ऑयल कंडेंस कर जाएगा, लेकिन क्योंकि अभी पेट्रोलियम के ये जो बाकी कंपोनेंट्स हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट है, इसीलिए वो कंडेंस नहीं करेंगे। सिर्फ पेट्रोलियम में से फ्यूल ऑयल कंडेंस करेगा और अपने फ्रैक्शन में अलहदा करके ये सेपरेट आउट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई कि पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हुई, 400 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट था, इसी वजह से 400 डिग्री सेल्सियस पे तो वो गैशियस फॉर्म में रहा। लेकिन कॉलम में जैसे जैसे असेंड करते हैं, ऊपर वाली साइड पे जाते हैं, तो क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है, अब उसके बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर आ रहा है नीचे की तरफ, तो ये गैशियस फॉर्म से अब लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, कंडेंस कर जाएगा और इस तरह कंडेंस करके फ्यूल ऑयल सेपरेट आउट हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फ्यूल ऑयल निकल गया पेट्रोलियम में से, अभी बाकी चीज़ें लेकिन अभी भी पेट्रोलियम में मौजूद होंगी। अब क्योंकि पेट्रोलियम को आप ऑलरेडी गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि अब आपने इस फर्नेस में डाला तो क्या थोड़ी देर इधर रुकेगा फिर ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा। ये गैशियस फॉर्म में आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे कॉलम के ऊपर ट्रैवल करना शुरू कर देगा उसी तरह से। ठीक है, फ्यूल ऑयल सेपरेट आउट हो गया। अब जैसे ही ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, 250 से 350 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। ये है डीजल ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट है डीजल ऑयल का, इसीलिए इस टेम्परेचर पे आते ही सबसे पहले डीजल ऑयल गैस फॉर्म में था, लेकिन कॉलम के ऊपर वाली साइड पे क्योंकि अब टेम्परेचर कम हो रहा है, जिसका मतलब है कि वो अपना बॉइलिंग पॉइंट से भी टेम्परेचर नीचे जा रहा है, तो डीजल ऑयल भी गैस से आएगा लिक्विड फॉर्म में, कंडेंस हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से आप जैसे जैसे कॉलम के अबव जाएंगे, कैरोसिन ऑयल 170 से 250 डिग्री सेल्सियस, फिर गैसोलीन, ये सारे जो टेम्परेचर्स दिखे हुए हैं, साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर पेपर में पूछे जाते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का भी जब भी जिक्र करना है तो ये टेम्परेचर्स दिखने भी ज़रूरी हैं, इसलिए इन टेम्परेचर्स को गौर से सुनना है। कैरोसिन ऑयल है 170 से 250 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है ऊपर वाली साइड पे जाते ही, तो ये क्या करेगा? कंडेंस आउट हो जाएगा, कंडेंस होकर सेपरेट हो जाएगा। फिर पेट्रोलियम का जो फ्रैक्शन रह गया, अब उसमें कौन सी चीज़ है? अब उसमें गैसोलीन है, पेट्रोलियम है, फिर पेट्रोलियम गैस है। इस तरह करते करते बारी बारी पेट्रोलियम के जितने कंपोनेंट्स हैं वो अलहदा होते जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। और बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि कॉलम के ऊपर वाली साइड पे बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर कम हो रहा है, इसलिए वो सारे के सारे फ्रैक्शंस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होकर कंडेंस हो जाएंगे। तो जब भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात होगी तो आप सबने याद रखना है, एक तो बॉइलिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दूसरा कंडेंसेशन का प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कंडेंसेशन का वो प्रोसेस है कि पहले बॉइलिंग पॉइंट पे वो गैशियस कंपोनेंट पहुंचेगा, लेकिन उसके बाद वो क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट आपने कम कर दिया, उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट पे रहने ही नहीं दिया, इसी वजह से वो चीज़ जो गैस फॉर्म में थी वो वापस से लिक्विड फॉर्म में आएगी और वो अलहदा हो जाएगी, या जिसको हम कहते हैं कंडेंस हो जाएगी। फ्रैक्शंस बने होते हैं कॉलम में, अलहदा अलहदा फ्रैक्शन बने होते हैं ताकि हर चीज़ अलहदा से सेपरेट आउट हो जाए और फिर उसको इकट्ठा किया जा सके। इस तरह स्टूडेंट्स करते करते आपके पास ये जो पेट्रोलियम के सारे प्रोडक्ट सेपरेट आउट होते हैं, इनको हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। ये याद रखना है, पेट्रोकेमिकल्स की जब भी बात होगी कंफ्यूज नहीं करना। पेट्रोकेमिकल का मतलब है कि पेट्रोलियम की आपने की है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद जौन से सब्सटेंसेस अलहदा हो गए हैं जो कि पहले क्रूड ऑयल का पार्ट थे, लेकिन अब क्रूड ऑयल में से आपने सेपरेट आउट कर दिए क्योंकि आपने क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग कर दी है, इसी वजह से इन सारी चीज़ों को हमने कहना है पेट्रोकेमिकल्स। तो पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल एक ही बात है, ये दो डिफरेंट चीज़ें नहीं है, इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं ये टर्मिनोलॉजी, लेकिन क्रूड ऑयल हम कहते हैं जब पेट्रोलियम रॉ फॉर्म में होता है। ठीक है, अभी उसकी प्योरीफिकेशन होनी बाकी होती है, तो क्रूड ऑयल ज़्यादा स्पेसिफिक टर्म हो जाती है। लेकिन आपने कब बात करनी है पेट्रोलियम या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, आप ये भी कह सकते हैं पेट्रोकेमिकल को पेट्रोलियम या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं। कब कहना है? जब उस क्रूड ऑयल के ऊपर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब देखें आप फर्नेस में या इस कॉलम में टेम्परेचर
ऊपर की तरफ जाते हुए कम हो रहा था, तो जिनका टेम्परेचर उसमें फॉल कर रहा था वो तो उस तरह से अलग हो गए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जिनका टेम्परेचर उस रेंज में फॉल नहीं करता। जैसे कि पेट्रोलियम में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे कि स्टूडेंट्स पेट्रोलियम में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट 400 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है। अब आपके कॉलम के अंदर तो 400 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, तो क्या होगा, ऐसी चीज़ें क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है, तो जाहिर सी बात है ये तो इस कॉलम के अंदर एंटर होते ही कंडेंस कर जाएंगे, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट उससे भी ज़्यादा है, 400 से ज़्यादा होगा तब ये गैशियस फॉर्म में रहेंगे ना। अगर 400 से कम है टेम्परेचर तो इसका मतलब ये गैशियस फॉर्म में नहीं रहेंगे। तो क्योंकि ये गैशियस फॉर्म में अब रहेंगे नहीं, ये कन्वर्ट हो जाएंगे फौरी लिक्विड फॉर्म में, तो ये अलहदा से इकट्ठे हो जाते हैं, जिनको हम रेजिडुअल ऑयल कहते हैं। ठीक है, तो रेजिडुअल ऑयल पे जब क्वेश्चन आए पेपर में तो याद रखना है कि पेट्रोलियम के वो वाले फ्रैक्शंस जिनका बॉइलिंग पॉइंट 400 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है उसको हम कहते हैं रेजिडुअल ऑयल। और इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें लुब्रिकेंट्स आ जाते हैं, पैराफिन वैक्स है, एसफॉल्ट है और पेट्रोलियम कोक है। ये 4 चीज़ें याद रखनी इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा क्या याद रखना है, उसके अलावा याद रखना है कि अब इनको कैसे सेपरेट किया जाएगा, रेजिडुअल ऑयल को कैसे सेपरेट आउट किया जाएगा। इस पे मजीद फिर से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस होगा और इस दफ़ा टेम्परेचर को 400 डिग्री सेल्सियस से भी इंक्रीज कर देना है। ये बात समझ आ रही है? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के साथ आपको ये डिटेल अब दोबारा समझाई जाएगी। ये वाली डिटेल की तो हमने बात कर ली, लेकिन ये जो फ्रैक्शंस अलग हुए हैं ये भी तो हमने देखना है कि आखिर इनको हम अलग कर क्यों रहे हैं, इनके आखिर यूजेस क्या हैं, क्योंकि हर फ्रैक्शन का कोई ना कोई यूज़ है। इंडस्ट्रियली इनको जैसे ही अलग कर दिया जाता है उसके बाद ये इनके यूजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट किया जाता है। तो उनके क्या यूजेस हैं वो हमने अब इसके बाद डिस्कस करने हैं। उसके लिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स अभी हमने बात की थी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, उसी पे हम डिटेल में अब बात करेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि मैंने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है जिसकी बात पहले बताई भी है वो आपके सामने बनाया हुआ है, ताकि आपको पता लगे कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम किस तरह का होता है। ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है जिसके अंदर सारे के सारे जितने हमारे सब्सटेंसेस हैं जिसको हम पेट्रोकेमिकल कहते हैं वो सब सेपरेट आउट हो जाते हैं। रेजिडुअल ऑयल के बारे में भी हमने बात की थी कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो कि इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर सेपरेट आउट नहीं होते, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे फ्यूल ऑयल, डीजल ऑयल, केरोसिन ऑयल, गैसोलीन, पेट्रोलियम ईथर और पेट्रोलियम गैस, ये सारे के सारे सेपरेट आउट हो जाते हैं। इनके टेम्परेचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो आपको फर्नेस नज़र आ रहा है इसका टेम्परेचर अलग तरीके से इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, इसका टेम्परेचर आपने अलहदा याद रखना है। 400 डिग्री सेल्सियस की अगर सिर्फ बात होगी तो याद रखना है कि फर्नेस की बात हो रही है, और बाकी जो कॉम्पोनेंट्स हैं उनके जो बॉइलिंग पॉइंट की रेंजेस हैं वो अलहदा याद रखनी है। अब इन्हीं पर हम डिटेल में बात करेंगे इस टेबल के थ्रू, जिसमें हम इनके थोड़े से यूजेस भी देखेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जितने कंपोनेंट्स हैं वो ये सारे के सारे हैं जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे टॉप पे पेट्रोलियम गैस लिखा हुआ है, लेकिन पेट्रोलियम गैस टॉप पे नहीं आता। इनफैक्ट अगर आप कॉलम रिवाइज करें जो आपको पढ़ाया गया फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, तो उसका फ्यूल ऑयल से बात शुरू होती है। सबसे पहले ये सेपरेट आउट होता है। क्यों? क्योंकि फर्नेस का टेम्परेचर है 400 डिग्री सेल्सियस, और जो भी चीज़ इस 400 डिग्री सेल्सियस के करीब होगी वो सबसे पहले सेपरेट आउट हो जाएगी। सारा फिनोमिना, सारा प्रिंसिपल ऑलरेडी आपको समझाया जा चुका है। तो हम फ्यूल ऑयल की बात पहले नहीं लेकिन करते, मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से सेपरेट आउट होते हैं। देखिए, अब आप अगर गौर करें तो बॉइलिंग रेंजेस पे ज़रा गौर करें। ये पेट्रोलियम गैस है ना, जिस तरह यहाँ लिखा है, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट देखें 25 डिग्री सेल्सियस है। उसी तरफ अगर आप इस फ्यूल ऑयल को देखें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट की जो रेंज है वो 400 डिग्री सेल्सियस तक आती है। इतना फ़र्क क्यों है? इतने फ़र्क की रीज़न ये है कि आपके पास अब इनका जो गौर करने वाली चीज़ है ना वो ये है कि इसमें आप कार्बन नंबर देखें चेन का। ये जो कॉम्पोजिशन का आपके पास कॉलम है इस पे अब गौर करना है। देखिए, आपको याद होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि जब भी कार्बन का नंबर कम होता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर ओवरऑल छोटा है, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तो पेट्रोलियम गैस C1 से C4 तक है इसकी कॉम्पोजिशन, मतलब कि ये ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर C1 प्रेजेंट है और साथ ही साथ C4, मतलब एक कार्बन भी प्रेजेंट हो सकता है, 4 कार्बन एटम्स भी इस कंपाउंड में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस है। इसी के बाद अगर हम चलें पेट्रोलियम ईथर की तरफ तो आप देख सकते हैं ये 5 कार्बन से लेके 7 कार्बन एटम्स तक जाता है। तो किस तरह के कंपाउंड्स होंगे इसमें? इसके अंदर होगा 5 कार्बन एटम, 5 कार्बन एटम कंपाउंड, उसके अलावा 6 कार्बन कंपाउंड, फिर 7 कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन क्योंकि चेन बड़ी हो गई है, कार्बन नंबर्स का साइज़ क्योंकि बढ़ गया है, कार्बन नंबर बढ़ गए हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया है।
ये बात क्योंकि हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ी थी और आपको याद होगा उनकी प्रॉपर्टीज़ में कि हमारे पास हमेशा जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज आता है। तो ये जो आपके पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है ना, इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे सेपरेशन हो रही है वो इसी वजह से हो रही है, क्योंकि हर जो फ्रैक्शन है, हर जो कंपाउंड है, हर सब्सटेंस फ्रैक्शन ही समझें इसको, इसकी जो रेंज है कार्बन एटम्स की, कार्बन चेन की जो लेंथ है वो डिफरेंट है और उसी पे डिपेंड कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट्स। अब आगे आप देखें गैसोलीन या पेट्रोल C7 से C10 तक होते हैं और इसीलिए आप बॉइलिंग पॉइंट देख सकते हैं 80 से 170 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है। और क्योंकि फ्यूल ऑयल C18 सबसे ज़्यादा बड़ा कंपाउंड यही है, इसीलिए सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी इसी का है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि आपके पास यहाँ पे सेपरेशन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में किस बेसिस पे हुई है। अब एक दफ़ा हम दोबारा से फ्रैक्शनेटिंग कॉलम देख लेते हैं ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट फिर से समझ आ जाए। अब यहाँ पे गौर करें ज़रा। ये देखिए फ्यूल ऑयल आपके पास सबसे पहले अलहदा हो रहा है C18, हमने बात की ना कि इसमें C18 तक जाते हैं कार्बन एटम्स। और अगर आप देखें पेट्रोलियम गैस तो 25 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है और कार्बन 1 से ये शुरू होता है। तो कार्बन 1 वाला क्योंकि कंपाउंड हमेशा छोटा होता है, C18 कार्बन 18 वाला कंपाउंड हमेशा बड़ा होता है, इसी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम है पेट्रोलियम गैस का और सबसे ज़्यादा है फ्यूल ऑयल का, जो सबसे पहले कंडेंस हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम चलते हैं आगे और इन सब के यूजेस अलहदा-अलहदा पढ़ लेते हैं। बेशक उस ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ, हमने सबसे पहले पेट्रोलियम गैस लिखा है, लेकिन अब ऑर्डर आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसका ऑर्डर चलता है। लेकिन हम पेट्रोलियम गैस से ही बात शुरू करेंगे, हम फ्यूल ऑयल से बात शुरू नहीं करेंगे। ठीक हो गया, अब हम चलते हैं और इसको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस की स्टूडेंट्स बात करें तो इसका कार्बन 1 से कार्बन 4 तक कंपाउंड होगा, ये बात याद रखनी है, ये बात इंपॉर्टेंट है। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लग सकता है कि ये चीज़ें मुश्किल हैं, लेकिन ये चीज़ें मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। C1 से C4 तक आपके पास पेट्रोलियम गैस है और इसकी बॉइलिंग रेंज कहाँ तक है, 25 डिग्री सेल्सियस तक है। अब इसके हम यूजेस पढ़ लेते हैं। यूजेस में हमारे पास ये यूज़ होता है एज अ फ्यूल। ठीक है, फ्यूल के तौर पे ये यूज़ होगा, लेकिन किस फॉर्म में यूज़ होता है, ये होता है एलपीजी की फॉर्म में। एलपीजी को ज़रा समझ लें, एलपीजी का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सबसे पहले तो इसमें होता क्या क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन के कंपाउंड्स होते हैं। प्रोपेन और ब्यूटेन आप सबको याद होगा कि ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, एन इनकी एंडिंग है, जिसका मतलब हुआ ये एल्केन्स हैं। और एलपीजी होता क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसका मतलब ये है कि वैसे रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आपके पास गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। लिक्विफाइड का मतलब ये होता है कि इसको लिक्विफाई किया गया है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है, ये है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, रूम टेम्परेचर में ये गैशियस फॉर्म में है, लेकिन इसको रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है। इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं, इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं प्रोपेन और ब्यूटेन, ये दोनों इसके अंदर मौजूद होते हैं और ये इस तरह से एज अ फ्यूल यूज़ होता है, ये इसका इंपॉर्टेंट फ़ायदा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एलपीजी की फॉर्म में, एलपीजी की फॉर्म में फ्यूल के तौर पर यूज़ होगा, ये बात याद रखनी है। उसके अलावा इट इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक पे भी हमने बहुत बातें की हैं, जिसका अभी जो एक यूज़ दिखा है वो ये है कि ये टायर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, टायर्स पे क्योंकि इसको लगाया जाता है। उसके अलावा हाइड्रोजन गैस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये यूज़ होता है। क्या चीज़ यूज़ हो रही है, पेट्रोलियम गैस। और पेट्रोलियम गैस हाइड्रोजन गैस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होगी। हाइड्रोजन गैस कहाँ यूज़ होगी, हाइड्रोजन गैस यूज़ होगी अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग हमने कहाँ पढ़ी थी, अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग हमने पढ़ी थी हैबर्स प्रोसेस में। तो चीज़ें आप देख सकते हैं कि अब हमारी क्योंकि बुक का एंड है तो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो नई हो या डिफरेंट मुश्किल हो, चीज़ें रिपीट हो रही हैं और उसी तरह से वो बहुत ईजी टू मेमोराइज भी हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, पेट्रोलियम गैस हमने कवर कर लिया, अब चलते हैं पेट्रोलियम ईथर की तरफ। पेट्रोलियम गैस और पेट्रोलियम ईथर दोनों का जो फॉर्मूला है या जो स्ट्रक्चर है उसका तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया ना, कि पेट्रोलियम गैस C1 से C4 तक है और पेट्रोलियम ईथर C5 से C7 तक है। अब आपने ये समझना है कि इन दोनों में फ़र्क होता क्या है। एक तो स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस। जो पेट्रोलियम गैस है वो वैसे गैशियस फॉर्म में पेट्रोलियम का ही केमिकल है जिसको पेट्रोकेमिकल कहते हैं और इसको एलपीजी के फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं। जो दूसरी चीज़ है पेट्रोलियम ईथर, पेट्रोलियम ईथर का मतलब है कि ये ईथर की फॉर्म में प्रेजेंट है। ईथर आप सबको याद होगा क्या होता है, तो ये ईथर की फॉर्म में प्रेजेंट है। C5 से C7 तक इसके कंपाउंड के अंदर कार्बन एटम्स होते हैं और 30 to 80 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है।
अब ये कहाँ पे यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड एज लेबोरेटरी सॉल्वेंट एंड फॉर ड्राई क्लीनिंग पर्पसेस। सॉल्वेंट के तौर पे आप सबको पता है कि ईथर ऑलरेडी यूज़ होता है, तो जहाँ पे भी ईथर का नाम पढ़े कंफ्यूज ना हुआ करें। ईथर आपके पास हमेशा एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है, चाहे पेट्रोलियम ईथर हो या कोई और ईथर हो। ईथर्स क्योंकि आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं इस फॉर्म में। साथ ही साथ दूसरा क्या यूज़ है पेट्रोलियम ईथर का? ये ड्राई क्लीनिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। ये कुछ चीज़ें हैं स्टूडेंट्स आपको इसी तरह याद करनी पड़ेंगी, इनके लिए कोई ईज़ी वे नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये आपको यूजेस ऐसे ही याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये पेपर में आते भी हैं। नेक्स्ट चलते हैं गैसोलीन या पेट्रोल पे। गैसोलीन की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले तो C7 से C10 तक का इसका स्ट्रक्चर है और बॉइलिंग रेंज है इसकी 80 डिग्री से 170 डिग्री सेल्सियस तक। ये कहाँ यूज़ होता है? मोटरसाइकिल के फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है। गाड़ियों के फ्यूल या कोई भी और व्हीकल होगा तो इन सब के फ्यूल के तौर पे गैसोलीन या पेट्रोल यूज़ होगा। तो ये नाम आपने वैसे पहली दफ़ा सुना भी नहीं होगा, पेट्रोल तो इतनी दफ़ा सुना ही हुआ है ऑलरेडी। तो व्हीकल्स के फ्यूल के तौर पे ये यूज़ होता है। अगली बात क्या है? इट इज़ मोर वॉलेटाइल देन कैरोसिन ऑयल। वॉलेटाइल का क्या मतलब होता है? अब देखें, कैरोसिन ऑयल आपके पास चौथा फ्रैक्शन और उन्होंने कहा है कि इट इज़ मोर वॉलेटाइल देन कैरोसिन ऑयल। वॉलेटाइल का मतलब होता है जो चीज़ जल्दी गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो वैसे भी आप देख सकते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा है कैरोसिन ऑयल से। कैरोसिन का 170 से 250 डिग्री सेल्सियस तक है, लेकिन इसका 80 से 170 डिग्री सेल्सियस तक है। तो क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट वैसे भी थोड़ा है, इसी वजह से क्या है कि ये ज़्यादा वॉलेटाइल है। और ये बात सिर्फ पेट्रोल के लिए नहीं है, आप ये भी कह सकते हैं कि पेट्रोलियम ईथर पेट्रोल से भी ज़्यादा वॉलेटाइल है, क्योंकि जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा वॉलेटाइल होगा। ठीक है। और ड्राई क्लीनिंग का जो इसका यूज़ है वो आपने देखा ईथर का भी यही था और पेट्रोल का भी यही है। तो वैसे मुश्किल चीज़ें तो ना हुई, चीज़ें तो रिपीट हो रही हैं, क्योंकि पेट्रोलियम गैस आप देखें एलपीजी के फॉर्म में यूज़ हो रहा है, कार्बन ब्लैक, हाइड्रोजन गैस, ये तीनों चीज़ें ऑलरेडी हमें पता है, इसमें समझने वाली कोई नई बात नहीं है, कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ईथर को देखें, ईथर की जब भी बात की है उसको एज अ सॉल्वेंट हमने बात ज़रूर की है। पेट्रोल आपका फ्यूल के तौर पे यूज़ होगा, इसके अलावा ड्राई क्लीनिंग पर्पसेस में ईथर भी यूज़ हो रहा है और पेट्रोल भी यूज़ हो रहा है। इस तरह से हमें ये भी याद हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं केरोसिन ऑयल पे। इससे ये किससे ज़्यादा वॉलेटाइल क्या चीज़ होती है? इससे ज़्यादा वॉलेटाइल है आपके पास गैसोलीन या पेट्रोल। और इसके अगर केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये है C10 से C12 तक। ठीक है, कार्बन 10 टू कार्बन 12। अब इसका बॉइलिंग रेंज की बात कर लेते हैं तो 170 से 250 डिग्री सेल्सियस इसकी बॉइलिंग रेंज है। ये भी याद रखनी है, क्योंकि आपके पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए ये सारे बॉइलिंग पॉइंट्स आपको समझ में आने ज़रूरी हैं। ठीक है। डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे यूज़ होती है। डोमेस्टिक फ्यूल का मतलब होता है ऐसा फ्यूल जो घरों में यूज़ होता है, और इसके अलावा ये जेट फ्यूल के तौर पे भी यूज़ होती है। स्पेशल ग्रेड फ्यूल है। फ्यूल की बहुत सारी फ्यूल के बहुत सारे ग्रेड्स होते हैं जिससे पता लगता है कौन सा फ्यूल कितना अच्छा है और वो किस तरह यूज़ किया जा सकता है। तो ये डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे भी यूज़ होते हैं और जेट्स में भी फ्यूल के तौर पे ये केरोसिन ऑयल यूज़ होता है। नेक्स्ट चलते हैं डीजल ऑयल की तरफ। और डीजल ऑयल C13 टू C15 आप देखें कार्बन नंबर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता जा रहा है, और ये कार्बन नंबर इंक्रीज हो रहा है इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जा रहा है। अब 250 से 350 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है। बसेस के फ्यूल, ट्रक्स का फ्यूल, रेलवे इंजन में यूज़ होगा, ट्यूबवेल इंजन में यूज़ होगा, जितने हैवी व्हीकल्स हैं बेसिकली उन सब के फ्यूल में डीजल ऑयल यूज़ होगा। ठीक है, डीजल भी नाम आपने पहले सुना हुआ है, ये सब नाम नए नहीं है, 2-3 नए हैं, वैसे बाकी सारे पुराने हैं। सिर्फ आपने एक तो बात ये पता होनी चाहिए कि ये सारे के सारे एज अ फ्यूल यूज़ होते हैं, और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हैं और इनकी कॉम्पोजिशन क्या है। तो डीजल ऑयल जितने भी हैवी व्हीकल्स हैं उन सब का फ्यूल है, और इसके अलावा जो हमने ये पेट्रोल पढ़ा है वो बाकी जितने व्हीकल्स हैं उनका फ्यूल है। वैसे वो हैवी व्हीकल्स के अलावा लाइट व्हीकल्स का है। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना है क्योंकि ये डिफरेंस पेपर में पूछा भी जाएगा, तो इसी डिफरेंस की बेस पे आपको याद रहेगा कि कौन सा फ्यूल कहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो पेट्रोल लाइट व्हीकल्स के लिए और डीजल ऑयल हैवी व्हीकल्स के लिए। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट हमारे पास फ्यूल ऑयल। फ्यूल ऑयल वो सबसे पहला कंपाउंड है जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस में सेपरेट आउट होता है, और ये पहला कंपाउंड है। लेकिन एंड पे क्यों लिखा है? क्योंकि हम इसको किस बेसिस पे लिख रहे हैं? हम इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स की बेसिस पे लिख रहे हैं, और साथ ही साथ हम इसको इस बेसिस पे लिख रहे हैं कि कैसे इनके कंपाउंड्स में कार्बन नंबर बढ़ता जा रहा है, जो कि अब क्या हो गया C15 से C18 तक। यूज़ कहाँ होगा? शिप्स में यूज़ होगा, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होगा। किस लिए यूज़ होगा? टू हीट बॉयलर्स एंड फर्नेसेस। जहाँ पे भी हीट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी या किसी चीज़ को हीट करना होगा तो वहाँ पे फ्यूल ऑयल यूज़ होगा। बेसिकली ये सारे के सारे हैं फ्यूल्स ही।
ठीक है, ये सब फ्यूल्स हैं, लेकिन इनके यूजेस क्योंकि डिफरेंट जगहों पे हैं, उस हिसाब से हमने इनको स्टडी किया है और स्टडी करके हमें ये पता लग गया कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ करनी है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इतना इसका ट्रिकी नहीं है, जितना बस आपने ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करके ये इसके जितने बॉइलिंग पॉइंट्स हैं ना, ये याद रखने हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स के बगैर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का सारा प्रोसेस डिपेंड ही बॉइलिंग पॉइंट पे कर रहा होता है। आप 2 से 3 दफ़ा अगर इस कॉलम को ड्रॉ करेंगे और साथ ही साथ ये सारे फ्रैक्शंस इसके लिखेंगे, तो आपको ये बॉइलिंग पॉइंट्स भी याद हो जाएंगे और ये मुश्किल नहीं लगेंगे। वैसे ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी हैं भी नहीं, लेकिन पेपर में इस क्वेश्चन की क्योंकि रेशो थोड़ी है, इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज़ नहीं आते। लेकिन आपको मैंने बताया हुआ है पहले भी कि 20% एमसीक्यूज़ ऐसे होते हैं जो एक्सरसाइज के नहीं होते, इसलिए प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों की समझ होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने लगे हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस और साथ ही साथ कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से रिलेटेड हमारे पेपर में कुछ क्वेश्चंस आते हैं और हमारी रिवीजन हो जाएगी जब उन सारी चीज़ों को हम इसी लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले हम एक क्विज डिस्कस कर लेते हैं जिसमें कुछ एमसीक्यूज़ हैं। स्टेटमेंट बदल के पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं, बातें वही होती हैं, इसलिए ज़रा गौर से सुनना है सारे एमसीक्यूज़ को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्रूड ऑयल इज हीटेड अप टू। क्रूड ऑयल कहाँ तक हीट अप होता है? क्रूड ऑयल क्या चीज़ है? आप सबको पहले ही पता है, क्रूड ऑयल पेट्रोलियम को ही कहते हैं। जब पेट्रोलियम अपनी रॉ फॉर्म में होता है, अभी उसकी प्योरीफिकेशन नहीं हुई होती, तो मैंने आपको बताया था उसको हम कहते हैं क्रूड ऑयल। किस टेम्परेचर तक इसको हीट अप करना है? इसको हीट अप करना है आपने 400 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, कहाँ पे हीटअप होता है? ये होता है, आप सबको याद होगा, फर्नेस में हीटअप। फर्नेस में क्यों होता है? ताकि ये गैस में कन्वर्ट किया जा सके, और गैस में कन्वर्ट किए जाने के बाद क्या होगा कि ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इसके ऊपर प्रोसेस होगा ताकि ये फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? स्टेप बाय स्टेप एमसीक्यू फॉर्म में क्यों लेके चल रहे हैं हम, ताकि हमें काफ़ी चीज़ें सिर्फ लेक्चर के दौरान ही याद भी हो जाएँ, समझ भी आ जाए, और पेपर में ये क्वेश्चन आए तो हमें मुश्किल बिल्कुल भी ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्रूड ऑयल इज सेपरेटेड इनटू हाइड्रोकार्बन फ्रैक्शंस। कितने फ्रैक्शंस है जिसमें ये सेपरेट आउट होता है? ये याद रखना ज़रूरी है स्टूडेंट्स, आपके पास ये 6 फ्रैक्शंस में सेपरेट आउट होता है। कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं कहना कि इसके अंदर रेजिडुअल ऑयल भी है, वो हम काउंट नहीं कर रहे। रेजिडुअल ऑयल फ्रैक्शन नहीं है, वो ऐसा पार्ट है कि अभी वो सेपरेट आउट हुआ ही नहीं है, उसके अंदर अभी बहुत सारे फ्रैक्शंस मौजूद हैं जो कि सेपरेट करने ज़रूरी हैं, लेकिन 400 डिग्री सेल्सियस वाले कॉलम में वो सेपरेट नहीं हो सकते, इसीलिए वो रेजिडुअल ऑयल के फॉर्म में अलहदा हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सेपरेशन किन चीज़ों की होती है? तो सेपरेशन उन चीज़ों की होती है स्टूडेंट्स जो कि प्योर फॉर्म में अलहदा हो जाते हैं, जिस तरह उनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो 6 फ्रैक्शंस होते हैं, कभी भी 7 फ्रैक्शंस नहीं कहना, 6 फ्रैक्शंस हैं इसके। और 6 फ्रैक्शंस के साथ साथ उसके, क्योंकि आपने यूजेस तो देख ही लिए हैं, लेकिन उसके अलावा याद रखना है जो 7th फ्रैक्शन है रेजिडुअल ऑयल, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का पार्ट नहीं है, वो ऐसा पार्ट है पेट्रोलियम का जिसके ऊपर अभी कोई प्रोसेस हुआ ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गैसोलीन और पेट्रोल इज। तो याद रखना है आप सबने कि जितने बॉइलिंग पॉइंट्स हैं इन 6 फ्रैक्शंस के, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। पेपर में ये सब पूछे जाते हैं। गैसोलीन या पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट है 80 से 170 डिग्री सेल्सियस तक। न्यूमेरिकल वैल्यूज में समझने वाला कुछ भी नहीं है, याद करना पड़ेगा आपको। याद करेंगे 3 से 4 दफ़ा उस टेबल को लिख के जो मैंने आपको समझाया है, तो ये आपको याद रहेगा, फिर मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसको लिख के प्रैक्टिस करें और साथ ही साथ इसके सबके यूजेस भी रिवाइज करें ताकि आपको ये चीज़ें मुश्किल ना लगें। तो हमने ये किसका बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया? हमने देख लिया गैसोलीन का या पेट्रोल का। गैसोलीन या पेट्रोल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, पेट्रोलियम ईथर बॉइल्स एट। देखा, बॉइलिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और इस वक्त आपके सामने इतने ज़्यादा क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड पेपर में भी क्वेश्चंस आते हैं। 30 से 80 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर जाता है पेट्रोलियम ईथर का। ठीक है, पेट्रोलियम ईथर का ये बॉइलिंग पॉइंट है। आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस इसके अलावा भी ज़रूर करनी है। ये जो 2-4 एमसीक्यूज़ हैं, ये इस तरह से तो मैं आपको सिर्फ इतना ही करवा रही हूँ, लेकिन ये और भी बहुत सारे पेपर में पूछे जाते हैं। बल्कि यूँ समझें कि अगर 6 फ्रैक्शंस हैं तो 6 के 6 के बॉइलिंग पॉइंट्स आपको आने चाहिए, पेपर में ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉइलिंग रेंज ऑफ फ्यूल ऑयल। वही बात आ गई, पहले ही बात की थी। फ्यूल ऑयल को याद रखना मुश्किल नहीं है, क्योंकि फ्यूल ऑयल देखें वो कंपोनेंट है जिसने सबसे पहले अलग होना है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्योंकि फ्यूल ऑयल सबसे पहला फ्रैक्शन है, तो इसका टेम्परेचर जाहिर सी बात है वो टेम्परेचर होगा जो कि
उस टेम्परेचर के करीब करीब है जो हमने हीटअप किया है। देखें एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे हमने पूरे के पूरे क्रूड ऑयल को फर्नेस पे हीटअप किया है, तो वो टेम्परेचर है 400 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहला फ्रैक्शन इस टेम्परेचर के करीब होगा। सबसे पहला फ्रैक्शन कौन सा है? फ्यूल ऑयल है। कितने कार्बन एटम्स हैं? C15 से C18 तक इसके अंदर कार्बन एटम्स मौजूद हैं। सबसे पहले ये सेपरेट आउट होता है और इसका टेम्परेचर वही टेम्परेचर होगा जो फर्नेस का टेम्परेचर के करीब है, जो कि 350 से 400 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरह लास्ट फ्रैक्शन कौन सा है? पेट्रोलियम गैस है। पेट्रोलियम गैस सबसे छोटा कंपाउंड होगा C1 से C4 तक और उसका टेम्परेचर क्या होगा? अप टू 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से अगर आप याद करेंगे इनको एक फॉर्म में लेके कैटेगराइज करके, तो आपके लिए याद रखना इनको ईजी होगा। 350 से 400 किसका टेम्परेचर है? ये फ्यूल ऑयल का टेम्परेचर है। ठीक हो गया, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, कैरोसिन ऑयल इज यूज्ड एज। याद रखना है कैरोसिन ऑयल आपके पास सिर्फ कैरोसिन ऑयल ही नहीं बल्कि ये जितने फ्रैक्शंस हैं ना, इनके जो यूजेस हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, वो भी पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये टेबल ओवरऑल इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब बहुत सारे एमसीक्यूज आएंगे इस पार्ट में से, लेकिन जो आते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये वाला जो टेबल है फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम वाला, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैरोसिन ऑयल इज़ यूज्ड एज लेबॉरेटरी सॉल्वेंट, तो ये नहीं हो सकता। सॉल्वेंट हमने बात की थी सिर्फ ईथर में। टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, ऐसी हमने कोई बात की ही नहीं है क्योंकि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इनका सॉल्ट्स वगैरह से कोई ताल्लुक वैसे ही नहीं है। जेट फ्यूल है या इन शिप्स है, तो आपने याद रखना है कि ये अलग-अलग शिप्स में आप फ्यूल ऑयल यूज़ करते हैं, कैरोसिन ऑयल आपने जेट फ्यूल में यूज़ करना है। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर कैरोसिन ऑयल के लिए है जेट फ्यूल। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्पोजिशन ऑफ पेट्रोलियम ईथर इज। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है उसके अंदर कार्बन एटम्स का नंबर। तो पेट्रोलियम ईथर का कॉम्पोजिशन है C5 से C7। टेबल ओवरऑल इंपॉर्टेंट है। कॉम्पोजिशन सिर्फ पेट्रोलियम ईथर की नहीं बल्कि सबकी आपको कॉम्पोजिशन आनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इन सब की कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह हमने कर लिया और आप देख सकते हैं वही बातें जो अभी अभी हमने टेबल में पढ़ी हैं वही सारी रिपीट हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज यूज्ड एज जेट फ्यूल। तो जेट फ्यूल और अभी हमने बात की कैरोसिन ऑयल की, वही बात है, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज है, कुछ भी और फर्क नहीं है। तो क्या चीज़ यूज़ होता है हमारे पास? कैरोसिन ऑयल। ठीक है, बात समझ में आ गई। वही चीज़ है, नथिंग डिफरेंट। कैरोसिन ऑयल जेट फ्यूल में यूज़ होगा, जेट फ्यूल में क्या चीज़ यूज़ होगी? कैरोसिन ऑयल। एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ डीजल ऑयल इज़। डीजल ऑयल की कॉम्पोजिशन है C13 से C15 तक। ये मैं जितनी मर्जी दफ़ा रिपीट कर लूँ, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको एक दफ़ा याद ज़रूर करनी पड़ेंगी खुद। ये टेबल दोबारा ड्रॉ करें, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ड्रॉ करें ताकि आपको आइडिया हो कि ये किस तरह से इनके टेम्परेचर्स हैं, डिफ़र किस तरह कर रहे हैं, साथ ही साथ इनके यूजेस क्या हैं। आप इसको रट्टा मारने के बजाय जब 3 से 4 दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता ये सारा खुद ही याद होने लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डीजल ऑयल इज़। तो कोई भी हो जाए यहाँ पे, जो मर्जी चीज़ हो, सबके बॉइलिंग पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, सबके आपके पास कॉम्पोजिशन सबकी इंपॉर्टेंट है, यूजेस सबके इंपॉर्टेंट है। यूजेस याद करना वैसे ही आसान काम होता है। बॉइलिंग पॉइंट आपने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम पे डिपेंड करना है। 400 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट करना है और 400 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट करने के बाद क्या करना है आपने? 25 डिग्री सेल्सियस तक जाना है, जो कि लास्ट कॉम्पोनेंट जहाँ पे जाके सेपरेट आउट हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू द कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन इन फ्यूल ऑयल इज़। एक ही बात है, सिर्फ कॉम्पोजिशन लिखा हो या कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन लिखा हो, दोनों चीज़ें सेम है, डिफरेंस दोनों में कोई भी नहीं है। C15 से C18 आपके पास फ्यूल ऑयल की कॉम्पोजिशन है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। कॉम्पोजिशन ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। आपके पास कार्बन का नंबर पूछा जाए, कॉम्पोजिशन पूछी जाए, ये एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज लेबोरेटरी सॉल्वेंट। तो ईथर, नाम पेट्रोलियम ना भी याद हो ना, ईथर ज़रूर याद रखना है क्योंकि लेबोरेटरी सॉल्वेंट्स में आपको पता है हमने 2 सॉल्वेंट्स पूरी बुक में पढ़े, 2 तरह के। एक वो हैं जो पोलर हैं और एक वो हैं जो नॉन पोलर हैं। पोलर में हमने वाटर को स्टडी किया, नॉन पोलर में हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को स्टडी किया। तो ईथर हो जाए, ऑर्गेनिक की बात करी, ईथर हो जाए, अल्कोहल हो जाए, बेंजीन हो, टोलुइन हो, ये सारे के सारे क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं तो इनको तो कहीं भूलना ही नहीं है। ठीक है, तो आपके पास ये जो पेट्रोलियम सॉल्वेंट कौन सा होगा? इसमें ईथर यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज यूज्ड इन शिप्स एंड इंडस्ट्रीज एज फ्यूल। तो कौन सा शिप्स और इंडस्ट्रीज में यूज होता है? आपके पास फ्यूल ऑयल यूज होता है। यहाँ तक आपने देखा कि हमारे पास कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम की जब बात करेंगे तो इनकी कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट है, बॉइलिंग रेंज इंपॉर्टेंट है और इनके यूजेस इंपॉर्टेंट हैं। ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। इसके अलावा ये भी पता होना चाहिए कि आपके पास कौन सी ऐसी चीज़ें जो रेजिडुअल ऑयल का पार्ट होती हैं। तो रेजिडुअल ऑयल का जो चीज़ें पार्ट होती हैं उसमें आप सबको पता है कि पैराफिन आ जाता है, लुब्रिकेंट्स हैं,
ठीक है, लुब्रिकेंट्स हैं, पैराफिन ऑयल, पैराफिन, वैक्स, एसफॉल्ट और पेट्रोलियम कोक। इन सबको अगर सेपरेट आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनकी डिस्टिलेशन अलहदा से करानी पड़ेगी एट टेम्परेचर अबव 400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसलिए ये याद रखनी है, एट अ टेम्परेचर अबव 400 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा स्टूडेंट्स पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में किस तरह से आता है और लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में किस तरह से आता है। पेपर में जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आपने याद रखना है कि पेपर में आपसे पूछा जाता है पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जब रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपने पूरा का पूरा जो अभी टेबल हमने स्टडी किया ना, जिसमें यूजेस भी स्टडी किए हैं, वो बेशक मेंशन ना कीजिएगा, लेकिन आपने बॉइलिंग पॉइंट्स और ये ज़रूर मेंशन करना है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बनाना भी आना चाहिए, उसको भी बना के दिखाना है। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन आता है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, कि व्हाट इज़ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो याद रखना है कि रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो रही है। ये दोनों चीज़ें एक ही बात है, स्टेटमेंट चेंज हो सकती है लेकिन बातें सेम है। ठीक है, ये इस तरह से दोनों क्वेश्चन सेम होंगे, डिफरेंट नहीं होंगे। साथ ही साथ क्या पूछा जाएगा फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम से रिलेटेड क्वेश्चन। फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम कौन से हैं, अभी हमने 6 फ्रैक्शंस की बात की है, ये पेट्रोलियम के फ्रैक्शंस हैं। इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन में क्या पूछे जाते हैं, इसके यूजेस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स इसकी कॉम्पोजिशन और हमारे पास इनके बॉइलिंग रेंजेस, ये सब इंपॉर्टेंट है। यूजेस है, कॉम्पोजिशन में क्या चीज़ आ जाती है, कॉम्पोजिशन में आता है कार्बन नंबर, कि जो इनके कंपाउंड्स हैं उनमें जो कार्बन चेन्स हैं वो कितनी लंबी हैं, इसी वजह से कार्बन नंबर आपको पता होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स तो यूँ समझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट आपके पास वो बेसिस है जिसकी बेसिस पे ये सारा पेट्रोलियम प्योरीफाई हो रहा है, इसमें चीज़ें अलग हो रही हैं, सारे फ्रैक्शंस की सेपरेशन हो रही है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, इस तरह से फ्रैक्शंस पूछे जाते हैं। एक और शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ रेजिडुअल ऑयल। रेजिडुअल ऑयल से रिलेटेड भी बातें ज़रूर पेपर में पूछी जाती हैं, इनको भी भूलना नहीं है। रेजिडुअल ऑयल की जब बात करेंगे फ्रैक्शंस, तो आपने बताने साथ में आपने टेम्परेचर भी मेंशन करना है कि इनको सेपरेट करने के लिए ऐसे टेम्परेचर की ज़रूरत है जो कि 400 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है। ठीक है, ये सारी बातें भी इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा हम बात कर लेते हैं, तो स्टूडेंट्स जब आपसे पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएं तो डीजल फ्यूल, रेजिडुअल फ्यूल, इसके अलावा ऑयल, रेजिडुअल ऑयल तो हमने डिस्कस कर लिया ना, इसके अलावा पेट्रोलियम ईथर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम ईथर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईथर आपने वैसे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है, तो ईथर्स वैसे भी इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ गैसोलीन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, पेट्रोल, गैसोलीन, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और लॉन्ग क्वेश्चन में तो ये लाजमी पूछा जाता है, इससे लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से इसकी तैयारी ज़रूर करनी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जितने मैंने आपको MCQs करवाए हैं वो सारे एक ही क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, और चांसेस कम है, लेकिन आपका ये जो टेबल पढ़ाया गया इससे रिलेटेड भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। और लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम से रिलेटेड, तो फिर जब आपने फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम की बात करनी है तो आपने बात फिर इनके यूजेस की भी करनी है। फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्योंकि डिफरेंट चीज़ें हैं, तो आपने उसी तरह से बात करनी है। फ्रैक्शनल पेट्रोलियम के वो फ्रैक्शंस तब होंगे जब उनके ऊपर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस ख़त्म हो चुका है, तो तब आपने इनके यूजेस को भी डिस्कस करना है। ठीक हो गया, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी। आप इनको रिवाइज़ करें और इनकी रिविजन ज़रूरी है, क्योंकि रिविजन करने के बाद आपने ये क्वेश्चन ज़रूर रिवाइज़ कर लेने हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं। तो स्टूडेंट्स, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिस तरह से इम्पॉर्टेंट था उतना हमने इसको टाइम भी दिया और समझा भी है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसके जो कार्बन कंपोजिशन है, बॉइलिंग पॉइंट्स हैं और फ्रैक्शंस के जो यूजेस हैं वो ज़रूर याद करें, ज़रूर पढ़ें। इंपॉर्टेंट है, मुश्किल नहीं है चीज़ें, रट्टा भी ना मारें। आप 3 से 4 दफ़ा इसको रिवाइज़ करेंगे, आपको खुद ही याद हो जाएगा। बेशक देख के पढ़ें, लेकिन इसको टाइम ज़रूर दें। इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए, इसलिए उनकी भी प्रैक्टिस करें। यहाँ तक आके हमारा जो चैप्टर है वो वैसे कंप्लीट हो जाता है। कुछ थोड़ी सी बातें रह गई हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड, वो हमारे येलो बॉक्सेस में जो गिवन है वो हम लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप इन सारी बातों को रिवाइज करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।